शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। तो जब ये योगी सरकार आई 2017 में, फिर ये तहबाजारी बंद हुई, लड़कियों को छेड़ना बंद किया गया। ये उन गुंडों पे इतनी नकेल डाल दी गई माननीय योगी जी द्वारा कि वो फिर ये सब काम नहीं कर पाए। आप अगर करो तो सबका साथ सबका विकास, अगर विपक्ष कर रहा है तो वो मुल्ला हो जा रहा है। हमारे नज़र में अखिलेश यादव बिल्कुल हिंदू नहीं। योगी सरकार में गुंडों की ये औकात नहीं है, गुंडों का औकात नहीं है। किसी से फोन करके 2 लाख रुपए मांग। सुन लीजिए, ये वही पुलिस है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था सुधर गई, अपराध खत्म हो गई, इसी पुलिस ने खत्म किया। अब ये वही पुलिस हो गई जो 2017 तक भर्ती करेगी। उन्होंने केवल अपना स्वार्थ देखते हुए कि शायद सपा की सरकार बन जाए, हम उसमें उप मुख्यमंत्री बने, फिर हम भी इस तरीके की लूट करेंगे जो 2012 से 17 के बीच में माननीय चाहे शिवपाल सिंह जी के हाथ ले लो या उनके परिवार के जो भी सदस्य उनके द्वारा की जाती थी, उसमें मेरा भी हिस्सा बढ़ जाए। एक सवाल, चूंकि कड़ाके की ठंड है, बीच बारिश का मौसम भी है, लेकिन यूपी में सियासत इसलिए है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। तीसरे चरण का जो चुनाव है वो तमाम लखनऊ के क्षेत्र में है, जो अवध क्षेत्र में आते हैं उनमें होना है। हम बैठे हैं अवध क्षेत्र के फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद की ये भोजपुर सीट है विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वर्तमान में नागेंद्र सिंह राठौर, सपा से अरशद खड़े हैं, अरशद जमाल खड़े हैं, कांग्रेस से अर्चना राठौर खड़ी हैं और तमाम नेता खड़े हैं अपनी अपनी पार्टियों से, अपने अपने दलों से। बहस ये है कि ये सीट क्या है, आखिर इस सीट पर कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं। हमने सोचा कि अब साथ बैठे हैं तो बात भी कर लेते हैं कि आखिर इस सीट के बारे में इनकी क्या राय है। 2012 में परिसीमन हुआ, अमृतपुर सीट और भोजपुर सीट, पहले ये मोहम्मदाबाद सीट हुआ करती थी, लेकिन 2012 के परिसीमन के बाद ये भोजपुर सीट हो गई और अमृतपुर सीट एक बन गई। पहले तो हम आपसे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है कि जैसे प्रधानमंत्री आए थे शाहजहाँपुर में, उन्होंने कहा योगी यूपी प्लस योगी प्लस उपयोगी, यानी योगी उपयोगी हैं यूपी के लिए। तो कितने उपयोगी हैं योगी जी? योगी जी इतने उपयोगी हैं, जैसे योगी की सरकार बनने से पहले 2012 से 17 के बीच अखिलेश जी की सरकार रही जी। तो अखिलेश जी की सरकार में हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर था ये बिल्कुल जीरो था। हमारे यहाँ लोकल की बात आपको बता रहे हैं, ऐसा ही पूरे प्रदेश में था। हमारे यहाँ सड़क पे लड़कियाँ छेड़ी जाती थी, चोरियाँ होती थी, बाज़ार में मार्केट में हमारे यहाँ लूटें होती थी, तहबाजारी, एक विशेष जात के लोग हमारे यहाँ तहबाजारी किया करते थे और एक विशेष समुदाय के लोग भी उसमें शामिल थे। तो जब ये योगी सरकार आई 2017 में, फिर ये तहबाजारी बंद हुई, लड़कियों को छेड़ना बंद किया गया। ये उन गुंडों पे इतनी नकेल डाल दी गई माननीय योगी जी द्वारा कि वो फिर ये सब काम नहीं कर पाए। अच्छा, यानी अखिलेश जी की सरकार में 10-90 जो गठन हुआ, योगी जी की सरकार में तो 10-90 नहीं बनाया। महिला सशक्तिकरण के लिए पिंक पुलिस बूथ जो होते हैं, पिंक पुलिस बूथ महिलाओं के लिए बनाए गए। हालांकि अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमने 10-90 का गठन किया, डायल 100 का गठन किया, दुनिया भर की सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतज़ाम किए। उसके बाद आप योगी जी को कह रहे हैं, एक आरोप है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, सरकार पर आरोप है कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत हावी है। पुलिस जिसको चाहती है लाठीचार्ज कर देती है, चाहे वो 69 आधार शिक्षक भर्ती हों, चाहे छात्र हों प्रयागराज के, हॉस्टल में घुस के मार देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर प्रदर्शन करती हैं तो उन पर लाठी बरसा देना। तो इस तरह के रवैये को कैसे देखते हैं आप? वो भी महिलाएं हैं जी। हम बता रहे हैं, जो छात्रों पे लाठीचार्ज की गई, क्या वो छात्र थे? ये जो हमारा देश है, राष्ट्र है, सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र प्रेम। जो राष्ट्र की चीज़ों को, राष्ट्र के सामान को नुकसान पहुंचाए, वो कैसे छात्र हो सकता है? वो छात्र के रूप में एक दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे।
उन्होंने इतना बवाल कर दिया कि उन पे फिर मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। नहीं, प्रयागराज में जिन देखिए बिहार में हुआ, माना कि आरआरबी और ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज आई थी उनको लेकर इस तरह का हंगामा किया गया, इस तरह का बवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जिन छात्रों को मारा गया उन्होंने किस तरह का बवाल किया था, क्या इस बात का जवाब है? उन लोगों ने भी ऐसा ही बवाल किया था ना। नहीं, वो तो शांतिपूर्वक तरीके से। अब अच्छा, आपसे बात करते हैं, अनुभवी लोग भी यहाँ बैठे हैं काफ़ी। भाई साहब, शांतिपूर्वक तरीके से गए थे, तिरंगा उन्होंने ध्वजारोहण किया, उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और वो भागे। कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं थे शामिल उसमें, अनजाने में, क्या उन्हें नहीं पीटा गया? नहीं, ऐसा होता है जब दंगाई प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा उत्पात मचाते हैं तो हो सकता है उसमें 2-4 बच्चे इस टाइप के भी जो उसमें ना हों, पर जब एक तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसमें निर्दोष भी 1-2 लोग आ जाते हैं। पर जिस तरीके से वो लोग उपद्रव मचा रहे थे उस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी शांत व्यवस्था बनाने के लिए कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। ये तो आप योगी जी की सरकार में देख रहे हैं, गुंडा माफिया जो कब्जे, गरीब लोगों की ज़मीनों पे अवैध कब्जे, बिल्डिंगें बना के अरबों खरबों की बिल्डिंगें खड़ी कर देते थे, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चला है। कोई निर्दोष के ऊपर तो नहीं चलता है, पर जो छात्र थे उसमें 2-4 हो सकता है कि गलती से 2-4 छात्रों को भी जो निर्दोष हों वो भी पिट गए हों। उसमें अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में रहा, ये सभी जानते हैं। आज आप देखिए किसी भी क्षेत्र में जाइए, रात के 12 बजे जिस रोडों पे बाइक या लेडीज या हम लोग नहीं जा पाते थे, 5 बजे 6 बजे के पहले तक ही निकलते थे, वहाँ आज आप रात के 12 बजे निकल जाइए, 10 लाख रुपए ले जाइए, 5 लाख रुपए ले जाइए, कोई लूट या छेड़छाड़ का अब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि एक ये बाबा जी की बुलडोजर सरकार है, गुंडा माफिया जितने भी हैं उनके या तो इनकाउंटर हुए हैं सरकार में या उनके अवैध कब्जों के ऊपर बुलडोजर बाबा ने चलवाया है। उसमें किसी जात और भेदभाव नहीं किया बाबा जी ने, जिस जात का था कोई भी था XYZ, सबके ऊपर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। उन्हें पूरा भय मुक्त प्रदेश चाहिए यूपी का, इसी पे वो आप जिस तरह की बात कह रहे हैं, प्रयागराज में आपने देखा था, तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई थी। हॉस्टल के अंदर पुलिस घुसी और बच्चों के दरवाजे को उसकी कहते हैं ना कि बंदूकों से बाकायदा मार रहे हैं, उन पर जोर लगा रहे हैं और खटखटा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। एक बच्चा उसमें सो भी रहा था शायद, वहाँ से कह रहा है कि मुझे पता भी नहीं था। तो क्या पुलिस का इस तरह का रवैया अच्छा है? नहीं, पुलिस का रवैया इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए कि निर्दोष छात्रों पे भी कार्रवाई करे, दोषियों को पकड़ना चाहिए था उन्हें। पर ये होता है कभी कभी, जैसे वो जो दंगाई प्रवृत्ति के छात्र थे वो हॉस्टल में ही जाते हैं, आपको भी पता है कि छात्र का जब हॉस्टल होता है उसी में जाते हैं, उसमें 2-4 निर्दोष भी हो सकते हैं, कोई लेटा हो तो इस टाइप के लोग भी, एक आध छात्र हो सकता है इसमें। अच्छा ठीक है, निर्दोष की बात कर रहे हैं आप। लखीमपुर कांड है, अजय टहनी साहब गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे दोषी हैं या निर्दोषी? अब इसमें एक बात ये कहें आपसे कि एक कार्यक्रम लगा था, वहाँ पे कार्यक्रम के लिए ही वो गाड़ियाँ जा रही थी जी। तो पहले निर्दोष, अगर हम भी अगर इधर से निकलते हैं कहीं से, अगर 50-100 या हज़ारों की भीड़ कोई खड़ी हो, पहले तो आराम से जा रहे थे, किसी ने नहीं रोका, जो लास्ट में गाड़ियां रह गई थी, अगर किसी ने ईंट पत्थर अगर चालक के ऊपर चलाता है तो भाई साहब बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी बहकती है। इसमें कोई दोष ये कहें कि उनका दोष हो, इसमें सिद्ध नहीं हुआ, यानी तो दोष सिद्ध नहीं हुआ। और ये तो मान लो जांच चल ही रही है, आप भी जान रहे हैं वो अदालत में ये मीटर। पुलिस ने उन हॉस्टल में घुस के उन बच्चों को क्यों मारा जब उनका जांच नहीं हुई और सिद्ध नहीं हुआ कि वो बच्चे थे कि नहीं थे? पुलिस को क्या ये अथॉरिटी है कि किसी छात्र को हॉस्टल में घुस के मारे? आपने जैसे कहा कि वहाँ पे निर्दोष छात्र थे, मैंने माना हाँ निर्दोष छात्र थे, लेकिन पुलिस किसकी थी? पुलिस किसकी भर्ती की हुई थी? 2012 से 17 तक केवल किसकी भर्ती हुई ये भी आपको मालूम है। ये वही पुलिस है जिसके सुन लीजिए, ये वही पुलिस है, सुन लीजिए, ये वही पुलिस है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था सुधर गई, अपराध खत्म हो गई, इसी पुलिस ने खत्म किया। अब ये वही पुलिस हो गई जो 2017 तक भर्ती कराई। कुछ लोगों की मानसिकता है
और मैं यहाँ भी अभी आपको दिखा सकता हूँ, हमारे विभागों में भी है, बिजली विभाग में भी ऐसे आदमी भरे पड़े हैं जो कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह को प्रयत्न करते हैं। यही सवाल तो मैंने किया कि योगी जी निष्पक्ष काम करने की व्यक्तित्व से देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के कुछ अधिकारी कुछ ऐसे कृत्य कर देते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, सरकार पे असर तो इसलिए नहीं पड़ता है, सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त का अपना बीड़ा उठाया हुआ है। उस जमाने में जो भर्तियां हुई, आपको भी पता है, किसी के 15 लाख रुपए लेकर और एक जात विशेष की भर्तियां की गई हैं। वहाँ पे बैठ के थैला चलते थे कि मुझे 10 लाख लाइए, 20 लाख लाइए रुपए, इस टाइप के लोगों की भर्तियां हुई हैं। ऐसे ही इसमें भी पुलिस की भर्ती में भी ऐसे इस टाइप के हो सकते हैं। लाखों की पुलिस होती है यूपी में, कोई एक जगह की तो पुलिस होती नहीं है। कुछ की मानसिकता हो सकती है, अधिकारी के इस टाइप का कुछ निर्णय ले लिया उसने, उस पर भी जांच चल रही है, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। वो तो सही है कि जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, योगी आदित्यनाथ एक निष्पक्ष छवि के व्यक्ति हैं जो लगातार कार्रवाई करते हैं, और उन्होंने अपने विधायक के साथ भी किया। ऐसा देखा आपने उन्नाव में एक विधायक के साथ किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। जो दोषी है उस पर कार्रवाई, चाहे भाजपा का हो और चाहे किसी जात विशेष का हो, निष्पक्ष जांच होती है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है और हुई है। लेकिन तो कानून व्यवस्था पर जो बात हो रही थी कि कानून व्यवस्था बहुत सुधरी, तो इसका श्रेय किसको जाता है, पुलिस को या योगी जी को? योगी जी को, पुलिस को भी जाता, योगी जी को। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री है ना, अखिलेश थे, दिन दहाड़े लूटें होती थी, दिन दहाड़े होती थी। आपको भी तो जानकारी होगी भाई, मीडिया को तो सब जानकारी है। पहले लूटे, अपहरण, और फोन किया जाता था पहले कि हमें 2 लाख रुपए दे जाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं, रंगदारी वसूली, खैर नहीं। अब बेचारे क्या करें, थाने में जाएंगे, सुनी नहीं जाएगी कि वहाँ तो फोन आ गया, ये हमारे आदमी है, छोड़ो। योगी सरकार में गुंडों की ये औकात नहीं है, गुंडों का औकात नहीं है। किसी से फोन करके 2 लाख रुपए मांगते कि पता है कौन बैठा है, बुलडोजर बाबा। अच्छा, बिल्कुल योगी जी बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, अरे वो तो अपने आप में महाराज हैं, मठ हैं, बुलडोजर बाबा। अरे महाराज संत हैं, संत हैं, संत तो फिर हम सब हैं कौन उनकी, हमें तो हैं उनका परिवार सब, यानी सन्यासी। 2017 से पहले आपका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में चलना मुश्किल था? मुश्किल था भैया, मुश्किल, बिल्कुल जंगल राज था, बिल्कुल जंगल राज था। कैसे, किस आधार पर आप बात कर रहे हो? हम जैसे 2012 से लेकर 2017 तक जो भी जैसे परीक्षाएं होती थी या जो भी आप जैसे कानून व्यवस्था पे बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था में जो भी था, पहले क्या होता था, आपने चाहे मीडिया पे देखा भी होगा, जो अखिलेश यादव जी का एक वीडियो था कि तुम 40 से 50 नंबर ले आना और हम तुम्हारी भर्ती करवा देंगे। किनकी करवा देंगे? एक जात विशेष की, जो भी उनकी जात है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का होता था। स्वामी प्रसाद मौर्य भाई साहब ये कहते हैं कि ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय किया योगी जी ने। 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य की भर्ती कर दी, ओबीसी और SC ST को इन्होंने पीछे ढकेल दिया। इसी नाराजगी, जबकि हमने उनसे स्वयं बात की थी, हमने कहा कि भाई मौर्य जी, सवाल ये है कि ये बात हो रही है कि आपके बेटे को टिकट नहीं मिला, उस टिकट के लिए आप चले गए। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से बात की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने तमाम लोगों को टिकट दिलाए। सवाल मेरा केवल, उन्होंने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC के साथ जो अन्याय हुआ उससे खिलाफ होके मैं चला गया। अच्छा, आप ये बताइए, क्या पूरे प्रदेश में 5 साल में 69,000 ही भर्ती हुई? क्या उससे पहले सरकार ने 4.5 से 5 लाख भर्तियाँ की निष्पक्ष, निष्भाव से? किसी से एक पैसा, कोई ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा सचिवालय से लेके कहीं 2 पैसे ले ले कि 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं नौकरी दे दूँ। जिनकी काबिलियत थी उनको 4.5 से 5 लाख भर्तियाँ दी हैं सरकार ने। ये निराधार आरोप थे, उनको पैसे नहीं लूटने के लिए सरकार उन्होंने कहा कि कैबिनेट की एक बैठक में योगी जी के साथ थे, हमने अपनी बात कही तो योगी जी ने कहा कि भाई बात उनको समझ में है। उन्होंने कहा ठीक बात है। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ किया ही नहीं। सूची आई तो 19,000 सामान्य निकले उसमें। अच्छा, आप ये बताइए, जो आदमी करीब 57 महीने सरकार के अंग रहे हों,
और उस पीरियड में उन्होंने लूट नहीं पाया सरकार में, भर्तियों में वसूली, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वो सब एक भ्रष्टाचार की जो अवध होती है। पहले बसपा में रहे मौर्य जी, उन्होंने उसमें क्या किया ये सभी जानते हैं, लोग पूरा प्रदेश जानता है। उन्होंने केवल अपना स्वार्थ देखते हुए कि शायद सपा की सरकार बन जाए, हम उसमें उप मुख्यमंत्री बने, फिर हम भी इस तरीके की लूट करेंगे जो 2012 से 17 के बीच में माननीय चाहे शिवपाल सिंह जी के हाथ ले लो या उनके परिवार के जो भी सदस्य उनके द्वारा की जाती थी, उसमें मेरा भी हिस्सा बढ़ जाए। एक सवाल, चूंकि सब बीजेपी के लोग हैं तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। स्वामी मौर्य जी से हमने एक बात की, हमने कहा कि मौर्य साहब इस विभाग ने, श्रम मंत्री थे वो, मैंने कहा श्रम विभाग से जो लाभार्थियों को लगभग 17 तक 34 लाख लाभार्थी थे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, वो 1 करोड़ 34 लाख हो गए। अब वर्तमान समय में 5 लाख रोजगार दिया उस विभाग से, जो मजदूर और तमाम जो होते हैं श्रम विभाग से। तो उन्होंने एक बात जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सरकार ने थोड़ी ने, वो हमने किया था, ये तो मेरे अंदर काबिलियत थी जो हम उसे आगे लेके चले आए। अब इस पे एक हंसी भी आती है। हाँ। सरकार ने एक, ये आपको मालूम है कि सरकार ने अभी बहुत से प्रयास करके 4-5 महीना पहले से जगह जगह कैंपेन कराई है, जगह जगह पार्टी के द्वारा भी उसमें श्रम प्रकोष्ठ जो हमारा बना हुआ है पूरे प्रदेश में, उसके द्वारा भी जगह जगह ई श्रमिक कार्ड बनाया है जी। उससे जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ के लिए सरकार अभी 3-4-5 महीने से बहुत प्रयास किए और उसमें लाभ मिल भी रहा है। लोगों के कुछ पैसे भी आ रहे हैं। जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना चलाई है सरकार ने। असंगठित श्रमिक, और आज की स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे मान लो कभी ठेली वाले हैं या मजदूर लोग हैं जिन्हें कभी कभी श्रम नहीं मिल पाता, उनके लिए सरकार ने ये श्रमिक कार्ड चलाया। उसमें 2 लाख का तो बीमा है आपका। अकस्मात कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, भगवान करे किसी के साथ ना हो दुर्घटना, तो ये घटनाओं के लिए भी सरकार ने कुछ उनके परिवारों को वो आर्थिक मदद, अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड होगा तो उनको आर्थिक मदद मिलेगी। अभी सरकार ने पैसे भी डाले हैं 1000 रुपये महीने के हिसाब से। तो ये सरकार योजना अपनी चला रही है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी चलाते तो क्या 5 साल तक सोते रहते थे वो? क्या 5 साल से आपको विभाग मिला हुआ है तो आप अभी 2017 से 2018 से चालू कर देते। आपको तो विभाग में कुछ करना ही ना था, केवल लूटना था विभाग को। वो लूट योगी जी की सरकार में मिल नहीं पाई है। अच्छा, क्या वजह मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए और आपके दारा सिंह चौहान, ठीक है, और एक मंत्री और थे धर्म सिंह सैनी, और उनके साथ शोरसगढ़ के विधायक थे चौधरी अमर सिंह जो अपना दल एस से थे, आपके गठबंधन में थे, एनडीए अलायंस में थे, तमाम कई विधायक गए उनके साथ। क्या वजह मानते, कहाँ कमी रह गई कि ये लोग चले गए या इनको निकाल दिया गया? अच्छा, आप ये देखिए हमारे पास से कितने गए और उससे कितने गुने जुड़ रहे हैं लोग। केवल पार्टी की नीतियों से, जो सैद्धांतिक नीतियां हैं पार्टी की, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है पार्टी से। आप ले लो, चाहे राधा को सुविधा मिले और चाहे वो आसिया हो, उसको भी वही सुविधा मिलेगी और राधा को भी वही सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ अस्पाक को वही सुविधा मिलेगी और राम है हमारा, उसको भी। हमारे यहाँ तो बराबर का कोई भेदभाव है ही नहीं। हमारे पास से बात याद आई, सूची आने वाली थी चुनाव के दौरान, मतलब कैंडिडेटों की, तो ये हुआ आपकी बड़ा नाम कटेगा भाई। भारतीय जनता पार्टी से विधायकों के बहुत कैंडिडेटों के नाम कटेंगे, टिकट कटेंगे। सुनने में आया स्वामी मौर्य, दारा सिंह चौहान, और ये लोग जैसे ही गए सूची बदल गई। कहा भैया सब विधायक को वहीं रखो, वरना ऐसा ना हो कि भी छोड़ के चले जाए। ये तो एक आप ये समझिए कि सपा की सोची समझी रणनीति के तहत था कि वो 140 विधायक कट रहे हैं, 150 विधायकों की टिकट कट रही। केवल उन्हें तो ये चाहिए था कैसे भी विद्रोह हो के हमारे पास आ जाए टूट के, तो शायद इनका जनाधार हो। आज की डेट में विधायक का भी जनाधार होता है, जितना उसके स्तर से काम होता है वो खुद निपटाता है। पर जो योगी जी और मोदी जी की प्रदेश और देश में योजनाएं चली, उनसे प्रभावित होके जो जनता उनको, अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं तो जनता तहे दिल से लेती है, योगी और मोदी जी को ही धन्यवाद देती है कि कोरोना काल का 2 साल का पीरियड निकल गया। आपको भी पता है बहुत सी फैक्ट्रियां बंद रही हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से व्यापार नहीं चले। तो एक तो राशन 2 गुना दिया है सरकार ने, बच्चों के पेट भरे हैं गरीब लोग। ऐसे बहुत से आवास कितने दिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पहले लोग या माताएं बहनें जो खेत में शौचालय के लिए जाती, एक वो भी बहुत बड़ा संकट देश के अंदर था शौचालय का, वो एक जड़ से ख़त्म हुआ है। आप देखिए। अच्छा, सवाल एक ये है कि अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा कैमरा इधर लाएं।
अब इन लोगों से भी कुछ बात हो। भोजपुर सीट की बात कर लेते हैं। अब सियासत की बातें हुई, अब भोजपुर पे परिसीमन से पहले भी ये सीट विपक्ष के पास हुआ करती थी, परिसीमन के बाद भी 5 साल तक ये विपक्ष के पास रही, समाजवादी के खाते में रही ये सीट। 2017 में नागेंद्र सिंह राठौर इस सीट से खड़े हुए, लगभग उन्होंने अरशद जमाल थे ना उस वक्त खड़े, अरशद जमाल सिद्दीकी को लगभग 34,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। क्या वजह थी 2017 में इस भोजपुर सीट पर लोगों का मिजाज क्यों बदला था? क्या ये योगी हवा थी या राठौर की हवा थी? ये योगी भी हवा थी और कुछ इनका भी था। पहले से जनता में काम करते रहे, जनता में पहले से भी काम करते रहे और योगी जी की, मोदी जी की हवा थी। कितना हम इसमें एक कहना चाहेंगे आपसे, राष्ट्रीय बाबू कल्याण सिंह जी जो इस समय नहीं है हमारे बीच में जी, उस समय 2012 में बाबू कल्याण सिंह जी हमारी पार्टी से अलग हो गए थे। उसमें एक हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरा था और एक उतरे थे आरकेपी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से। तो उसमें जब हम कैलकुलेशन करते थे, जब उन्हें वोट मिला था, जो हमारे जमालुद्दीन सिद्दीकी पहली बार परसीमन में जो जीते थे, उन्हें करीब 50 या 52 हज़ार के करीब वोट मिला था यहाँ से, और मेरे यहाँ 34,000 मुकेश राजपूत जी को और करीब 27,000-28,000 वोट मिला था। मुकेश राजपूत किससे खड़े थे? ये आरकेपी से, उस समय बाबू कल्याण सिंह जी की पार्टी। अच्छा, इस समय ये भाजपा से हैं विधायक, अरे सांसद यहाँ से। अब तो 2 बार सांसद इसलिए हुए, बाबूजी फिर वापस हमारे परिवार में आ गए थे, उस समय मुकेश जी भी आ गए थे वापस। तो जब हमारा एक गठजोड़ था, बर्मा लोग बाबूजी के बर्मा हर क्षेत्र में है, हर जगह थे तादाद में, जब वो दोनों जुड़ गए 29,000 और 33,000 का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग 62-63,000 उस समय पहुंच रहे थे। तो सीटें तो हमारी ऐसे ही उस समय हारी थी, उनका बहुत बड़ा जाना दुखद था पार्टी से। फिर वो वापस आए, उसके बाद फिर हमारी लहर सी चली, सभी लोग एक होके फिर चुनाव लड़े हैं। तो 2014 मुकेश राजपूत जी भारी बहुमत से जीते। फिर हम सब लोगों का जो कम्युनिकेशन था उसी हिसाब से 2017 में भी वही कम्युनिकेशन की वजह से हम 2017 में भी भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। और वही कम्युनिकेशन 2019 में भी रहा कि हमें 93,000 वोट मिले थे 2017 में, और 1,05,000 वोट फिर जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया मुकेश राजपूत जी को हमारी विधानसभा से। तो फिर हम मुकेश राजपूत जी को हर विधानसभा में जितने विधानसभा मिले थे उससे अधिक वोट लाकर फिर वो करीब 1.5 से 2 लाख वोटों से विजयी बने। तमाम बातें होती हैं सीट को लेकर, और नागेंद्र सिंह राठौर इस समय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जैसे मुल्ला मुलायम का टैग देना और उनको हरी चादर वाला कहना, सब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम लोग इस तरह की बातें। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? असदुद्दीन ओवैसी भी जब गलत बात कहते हैं तो उसका भी जवाब हमारी पार्टी देती है। और रहा अखिलेश और मुलायम को क्यों मुल्ला मुलायम कहते हैं, इसका भी एक कारण है। हमारे यहाँ ये देख लीजिए, अभी उन्होंने हमारे एक चेयरमैन साहब हैं हरीश कुमार यादव, जो कि सपा से आते हैं, उन्होंने अभी कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए 1,27,00,000 रुपया दिया। अभी तो आप ईदगाह की और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, उससे हम एक बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सबसे ज़्यादा बजट में पैसा दिया, जितनी पिछली सरकारें नहीं देती थी। ये उन्हीं बजट से पैसे लगते हैं और कब्रिस्तान और तमाम चीज़ें उन्हीं पैसे से बनाई जाती हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से ज़्यादा बजट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया था इस बार भी। तो क्या कहेंगे आप? नहीं तो वो तो हमारी पार्टी का मुख्य नारा भी यही आप है, करिए तो सबका साथ सबका विकास। साथ सबका विकास। सुनिए तो लेकिन चेयरमैन को क्या करना चाहिए? चेयरमैन को भी तो कुछ देखना चाहिए। हमारी कटी देवी का मंदिर था, कुछ नहीं 10,000 रुपये दान कर देते, नहीं किया। उसके लिए इतना है क्या हमारी कटी देवी मंदिर के लिए 10,000 रुपये नहीं देते? राम मंदिर के चंदे के लिए मैं चेयरमैन के पास खुद स्वयं गया था, उन्होंने 11,000 रुपये की रसीद कटाई। 11,000 रुपये की रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा हमारा आलू बिक जाएगा। मतलब आपकी नज़र में अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? हमारे नज़र में अखिलेश यादव बिल्कुल हिंदू नहीं। अखिलेश यादव
इस बात को कहते हैं भाई। देखिए उनके सपने में आजकल कृष्णा जी भी आते हैं, कृष्ण जी भी। तो उन्होंने कहा मेरे सपने में आए थे भैया, सीट का आंकड़ा बता के चले गए। भाजपा के सपने में नहीं आए भगवान राम। नहीं, उन्हें अखिलेश जी को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अभी उन्होंने तिलक लगाना चालू किया है, पहले क्या करते, रोजा अवतार से लेके यही कार्यक्रम करते थे। उनकी उस टाइप की बुद्धि भी थी। उन्हें तो वही जो भी इनकी होती हैं, हम तो नाम नहीं लेंगे, मस्जिदें वगैरह उसमें जाते थे, उसी तरीके की बुद्धि थी उन्हें। ये अच्छा, मस्जिद से याद आया एक सवाल। एक मिनट आप ये सुनिए। नहीं, मस्जिद से तो आया आपका। भगवान विष्णु के अवतारी हैं रामचंद्र जी, और भगवान विष्णु के ही अवतारी हैं श्री कृष्ण जी। आप उनके मन में दो भ्रांतियां होगी कि राम अलग है, राम भक्तों पे गोली चलवाएं, वो राम भक्त मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, उन पे उनके पिता अब्बा जान ने उन पे गोलियां बरसाई, कितने हिंदुओं को कत्लेआम कराए, ये उनके मन में होगा। मेरे मन में देखिए विष्णु के अवतारी हैं दोनों, भगवान राम भी विष्णु के अवतारी और कृष्ण भी विष्णु के अवतारी हैं। हम तो दोनों को एक मानते हैं, हमने कभी अलग अलग माने नहीं। उनके मन में ये लग रहा, कभी कभी ज़्यादा सपना देखना भी खराब होता है। सपने में आदमी कभी कभी नीचे गिर जाता है, उसे आवाज़ ही नहीं होता इस चीज़। सवाल मस्जिद पे आ जाएगा। मस्जिद आपने कही, इंदौर में भी एक मस्जिद है जिसमें देश के प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ के मुख्यमंत्री थे वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान साहब, वो भी साथ में थे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा वहाँ पढ़ा वढ़ा भी था, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल इसमें जाना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी मस्जिद गए तो उसमें कोई बुराई नहीं। मस्जिद अखिलेश चले गए तो बुराई। सुन लीजिए, अखिलेश नहीं, रुकिए, कभी प्रधानमंत्री जी को आप बता दीजिए जालीदार टोपी लगाई हो, हरा गमछा डालो, आप बताइए किसी भी मुख्यमंत्री ने हमारे कभी भी जालीदार टोपी। हम कभी राजनीति नहीं करते इस टाइप की, पाखंडी तो है नहीं कि हम हरी टोपी लगा लें। मैंने कभी नहीं, आप बताओ किसी उसमें कार्यक्रम में। यानी अच्छा ये बताइए, आप सब एक एरिया में रहते हैं, तमाम हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने फैसला किया कि भाई हम भारत में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, आखिर उनके प्रति ये बात कैसे आ जा रही है कि भाई हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं? कहते नहीं कि मंदिर मस्जिद तेरो नाम, हम इतनी सब क्या कहते हैं, ये बताइए हिंदू दास्तां है नहीं है? हिंदुस्तान में एकता ही का प्रतीक है। आप बताइए, एकता का प्रतीक है। मैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारे यहाँ मस्जिद में भी लोग जाते हैं। आप देखिए अजमेर की उस पर चढ़ाते हैं चादर, और मंदिर में भी जाते हैं। पर उनके धर्म में क्या सिखाया जाता है आप बताइए? कभी हमारे मंदिर की तरफ देखा? मैं एक बार निकल रहा था शाहजहाँपुर की तरफ से, तो मैंने देखा एक मुसलमान मंदिर बना हुआ था। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं गाड़ी से जा रहा था शाहजहाँपुर में, तो मैंने केवल नोट किया उसका, एक मुसलमान जो व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसने मंदिर के ऊपर उस समय मोह करके केवल थूका था। कितना माने आप देखिए, कितना घृणित, कितनी माने वो हकीकत माने में मुझे लगता नहीं कि वो मुसलमान है। और जो इस तरह के करता, मैंने तमाम मुसलमान से भी मुलाकात की जो हमारे सामने ही मंदिर और टीका तमाम चीजें करते हैं। ऐसा नहीं कह तो सकते फिर तो आप एक गलत को मिला अब्दुल हमीद जी नहीं, अब्दुल हमीद जी आपकी सरकार में, आपकी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी है। केवल उदाहरण दिया आपको मैंने। आपकी सरकार में मोहसिन रजा है कि नहीं? बिल्कुल है। केरल के गवर्नर मुसलमान है कि नहीं हमारी है? सरकार ही सबका साथ सबका विकास की है। हमारी सरकार ऐसी नहीं यही तो सवाल है कि आप अगर करो तो सबका साथ सबका विकास, अगर विपक्ष कर रहा है तो वो मुल्ला हो जा रहा है। हम बता रहे हैं, एक मिनट की बात सुनिए। हम बता रहे हैं हिंदू, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा यहाँ है सबका साथ सबका। लेकिन उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ जो हिंदुओं को निकालते हैं, हमारे यहाँ देखो लो, कैराना वाला आप देख लीजिए, नाहे दसैन ने वहाँ 300 परिवार वहाँ से पलायन करा दिए है। पहले ये बात होती थी कि राम मंदिर का फैसला आएगा, मुसलमान जो है खुश नहीं होगा, लेकिन मुसलमान खामोश रहा, स्वागत किया, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 370 हटाई गई, मुसलमान ने कुछ नहीं बयान दिया। ट्रिपल तलाक रही, मुसलमान ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो आखिर सवाल है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं हम सबके साथ हैं, अल्पसंख्यक भी हमारे साथ हैं, योगी जी कह रहे हैं, तो फिर कहां से ये सवाल? आपको ये पता होगा धारा 370 और 35 से हटने से पहले मुफ्ती मोहम्मद जो हैं वहाँ की, उनके द्वारा की आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर में, ये हो जाएगा, पूरे देश में बवाल हो जाएगा, धारा 300, ये केवल होती है इच्छा शक्ति कि मुझे क्या कदम उठाना है देश के अंदर, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए मुझे क्या कदम उठाने जरूरी हैं। उन कदमों को माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, उन पे कोई लड़ाई और उसकी बात ही नहीं थी, एक्सेप्ट करना, वो राष्ट्र निर्माण की बात की है हमने। विधानसभा में कुछ मुसलमान मिले जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, जो आपके विधायक के वर्तमान की तारीफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज है
कि अक्सर हकीकत बात है ये कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। CA-NRC के दौरान बहुत से अफवाहें फैलाई गई, इसके लिए भी हमने लगातार लोगों से बात की और वार्ता किया, लोगों से बात किया। इसी तरीके से वैक्सीनेशन पर भी कुछ अफवाहें फैलाई गई जिस पे हमने उनको समझाया और बात भी की। लेकिन अब लोगों में जागरूकता है। जिस समाज में शिक्षा का सबसे बड़ा स्तर की कमी थी, अब वो शिक्षित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें बदलाव होगा नहीं। आपने बिल्कुल एकदम सही बोला। अखिलेश में क्या था, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कि डराओ भाजपा आएगी मुसलमान को खत्म कर देगी, यही था। अगर तुमने मुसलमान तुम वोट तुम ले ले, लेकिन शिक्षा दी मुसलमान को, कहाँ तुमने बढ़ाया मुसलमान? योगी सरकार में, मोदी सरकार में समानता हुई है, समानता हुई है, शिक्षा है। तो ये नहीं है कि तुम कूड़ादान बीनो। सपा सरकार कांग्रेस ने यही किया है, मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, वोट लिया और वोट की राजनीति करती रही कि तुम कूड़ादान बीनो और बस। भाजपा ने ये किया, भाजपा शिक्षा, अगर मुसलमान हो और हिंदू है तो एक समान है, तुमको भी शिक्षा, हिंदू को भी शिक्षा। राशन दे रही है सरकार, कोई भेदभाव है? बताओ, आप बताओ, कोई है? नहीं, वही तो मैं कह रहा था। अखिलेश यादव ने बजट पास किया, कब्रिस्तान बन गया। अखिलेश यादव ने बजट पास किया तो दरगाह बन गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने बजट ही बढ़ा दिया। अब बताइए उससे क्या बनेगा? यादव ने मंदिर के लिए बजट क्यों नहीं पास किया? आप ये बात आज राम मंदिर याद आ रहा है। 5 साल 12 से 17 के बीच में क्यों नहीं याद आया? इसमें दोषी कौन है, मुसलमान है या अखिलेश खुद है? अखिलेश सवाल ये कैसे हुआ है? मुल्ला मुलायम हो गए, फिर वो मुल्ला उन्होंने काम किए मुलायम। बिल्कुल हो गए। इसलिए हो उनकी सरकार में हमारे हिंदू पलायन करते हैं, हमारे हिंदू निकाले जाते हैं। आप उन्हें ही लौट के, जब दोबारा चुनाव आता है, आप उन्हें टिकट देते हैं, आप उन्हें विधायक बनाते हैं। अब आप जब उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे, आप उन्हें टिकट देंगे, विधायक बनाएंगे, तो फिर वो अत्याचार किस पे करेंगे? अच्छा, ऐसे कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं बनाया तो वो मुल्ला हो गए। लेकिन हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अलीगंज में एक मंदिर है हनुमान जी का, उसे एक मुस्लिम महिला ने बनवाया था। अब बताइए, मुसलमान तो मंदिर बनवाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, हम ये थोड़े करें मुसलमान। फिर मंदिर हमारे देश में हिंदुओं में भी हैं जिन्होंने मस्जिद की रक्षा की, मस्जिद को के लिए चंदा दिया। हमारे यहाँ भी चंदा दिया जाता है, हम लोग उसकी बुराई नहीं करते। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। वीर अब्दुल हमीद हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। जो भी हमारे मुसलमान आपके फर्रुखाबाद से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, उनका भी सम्मान करते हैं। और हमारे जो भी देश प्रेमी हैं, जो भी देश प्रेमी मुसलमान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम उन मुसलमानों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं जो कि कहते हैं कि हिंदू बोको हरम है। ऐसा जो भी कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है। जो भी मुसलमान ऐसा कहे वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सब कुछ है। खैर, एक एक करके सबसे सबका परिचय पूछेंगे। नाम बताएं आप अपना। दिलीप चतुर्वेदी। आप सर? जितेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप? ठाकुर अभय प्रताप सिंह जी। आप? अनुराग चतुर्वेदी। आप? अहमद राजपूत। राजपूत और ठाकुर इस सीट पर अहम भूमिका निभाएंगे। सवाल 2 करेंगे, लास्ट करेंगे, सिर्फ 2 सवाल। ठाकुर और ब्राह्मण इस विधानसभा पर अहम रोल निभाएंगे। सब दोनों ही मेरे साथ बैठे हैं और बहुमत में है इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं। सवाल ये है कि इस विधानसभा में ठाकुर और ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण तो पुराना रहा कांग्रेसी, फिर उसके बाद 2007 में मायावती ने एक सियासत की, उसमें ब्राह्मण चला गया बसपा में सट से, जबकि वो नारा भी दिया था। क्या नारा था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, इस तरह के। उसके बाद भी ब्राह्मण चला गया। अब ब्राह्मण कैसे जाग गया? आप अपना नाम बताएं पहले। शिवमोहन सिंह। अच्छा, ये सवाल आपसे नहीं, आपसे करते हैं। चतुर्वेदी जी हैं आप? हाँ, चतुर्वेदी जी, सवाल आपसे है। ये ब्राह्मण बसपा को कभी पकड़ लेता है, कभी सपा को। इस बार से 17 से भाजपा का बुक हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण हमेशा ये चाहता है कि हमारे देश का हित हो। जहाँ हमारे देश का हित होगा, हमारा समाज हमेशा उसके साथ खड़ा है। एक बड़ी संख्या कही जाती है, विपक्ष पूरे इस सत्ता में जितनी राजनीतिक दल हैं सब ब्राह्मण की सियासत कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं वो बीजेपी पे सियासत कर रहा है,
तो हवा तो बन रही है, क्योंकि ब्राह्मण है जो फिजा बनाता है सियासत की। तो यहाँ का ब्राह्मण किसकी सियासत की हवा टाइट करे? इस समय ब्राह्मण बीजेपी के साथ है पूर्ण रूप से, और हवा टाइट अखिलेश की किए हुए। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा। एक खैर आपके साथ तो बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं कि योगी जी पहले क्या थे? अजय सिंह बिष्ट। क्योंकि भैया जब से आए हैं तो भैया सिंह नाम आगे लगा है तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा भी कुछ है कि योगी जी जब से आए हैं तो ठाकुरों का जलवा हो गया है। आप देखिए, आप कहाँ बताएंगे जलवा? हमें तो किसी क्षेत्र में ठाकुरों, जब हमारी सर्व समाज की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में, आपको शाक्य भी मिलेंगे, वर्मा मिलेंगे, हमारे कठेरिया बंधु भी मिलेंगे, गौतम भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे। कौन से जात के नहीं, हम लोग सब संस्कारी लोग होते हैं, हम लोग ज़मीन से सब जुड़े होते हैं और पहले से समाज को जोड़ के रखते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि केवल ठाकुर की चलेगी, ब्राह्मण की चलेगी, या बनिया की चलेगी, या एससी की चलेगी। हमारे यहाँ तो सबकी चलती किसी की नहीं है। सब लोग राष्ट्र निर्माण में हमेशा सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देके उन्हीं के माध्यम से हम लोग पूरा राष्ट्र निर्माण में जो सहयोग होता है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही हम राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं सभी लोग। यानी जो विपक्ष इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है वो फेल होंगे। विपक्ष का अपनी मनगढ़ंत कहानियां, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं रात में कि हमारी 200 आ रही हैं। कि मुझे ये लगता है कि अभी तो लहर, एक नाम थोड़ा सा साइलेंट है, मायावती, बसपा सुप्रीमो है, कह रहे बहुत साइलेंट है, कहीं आगे बीजेपी के लिए फायदेमंद ना हो जाए। नहीं, बीजेपी के लिए मायावती जी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, हमने कब साथ नहीं दिया। अच्छा। आज वो अगर हमारे साथ आती हैं तो हम उनका स्वागत है पार्टी में, और शायद भगवान की कृपा से वो हमारा साथ भी दे बता रही है कि 22 में कुछ तो गड़बड़ है। खैर, ये सियासी चर्चा थी, तमाम लोग थे फर्रुखाबाद के हमारे साथ बैठे थे, जो भोजपुर विधानसभा के रणनीतिकार भी कहे जाएंगे बीजेपी के, जो यहाँ पर अपनी पार्टी को जिताने के लिए दम भर रहे हैं। लेकिन 2022 में 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर इस भोजपुर सीट से कौन विधायक बनता है और यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये जनता तय करेगी और जनता इसका फैसला करेगी। क्योंकि समर्थक अपने ही उम्मीदवारों का दावा कर रहे हैं, हालांकि हम ये दावा नहीं कर सकते तब तक जब तक कि मतगणना ना हो जाए। फर्रुखाबाद से कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ मैं अली नकवी, सी न्यूज़ भारत।